नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अप्रैल का महीना कई बदलाव लेकर आया है और अब समय आ गया है इन बदलावों को अपनी प्लानिंग में शामिल करने का। ब्याज दरों में ब्रेक लगने के बाद क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, मुनाफे की रणनीति के साथ आप इक्विटी और डेट में कहां पर निवेश कर सकते हैं, ये जानने वाले हैं आज के इस खास हम शो में। हमारे साथ खास एक्सपर्ट अभी है, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज है, उनसे करते हैं शो में चर्चा की शुरुआत। फिरोज, वैसे एक्सपेक्टेड था नहीं, हल्का सुगबुगाहट जरूर थी कि रेट्स में आरबीआई एक और बढ़ोतरी करेगा और उसके बाद एक ब्रेक आएगा, पर ब्रेक पहले आया और उसके बाद एक और रेट हाइक की संभावना खुद गवर्नर ने जताई। ये जो सरप्राइज पॉज हमने रेपो रेट में देखा है अभी की आरबीआई पॉलिसी में, इससे क्या संकेत हम ले, सबसे पहले ये समझना चाहते हैं आपसे। आई थिंक स्वाति जी, ये इंपॉर्टेंट पॉज था, एक इंपॉर्टेंट मैसेजिंग थी, इम्प्लाइड एक्शन। इनका ये मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का आरबीआई ने जो काम किया है कोविड के टाइम से और काफी सालों से, आई थिंक हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है स्पेशली ऑन द बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है एंड दे वेरी पॉजिटिव अबाउट द हेल्थ ऑफ द बैंक्स। आप अगर देखें बजट की जो फिनेंस बिल जो पास हुई पार्लियामेंट में, उसमें भी लास्ट मिनट पे बैंकों के लिए थोड़ा सा रियायत थी, क्योंकि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, डेट फंड्स पे टैक्स थोड़ा ज्यादा भारी भरकम कर दिया, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना आरबीआई की मैंडेट है। और जो बैंक्स एसवीबी और काफी सारी बैंकों, क्रेडिट स्विस में प्रॉब्लम हुई थी, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्टेबल है क्योंकि आरबीआई इज ऑलवेज प्रोएक्टिव। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, आई थिंक इंडिया में जो सीपीआई है, अगर नेक्स्ट ईयर की टारगेट 5.2% की है, तो वो काफी नॉर्मल है। इंडिया की 10 साल की एवरेज सीपीआई की 6.7% है। ग्लोब में जो तकलीफें हैं ब्याज दरों की कमिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन को बहुत एक्सट्रीम है। दसियों साल से ऐसा ज्यादा हमने महंगाई देखी नहीं है यूएस में, जापान में, यूरोप में। बट इंडिया में जो महंगाई आज हम देख रहे हैं वो इंडिया के लिए बिजनेस एज यूजुअल है। 10 साल की महंगाई, आज की महंगाई एक बराबर है, तो इसलिए आरबीआई कैन अफोर्ड टू टेक अ पॉज more easily than the rest of the central banks. ओके, पॉइंट टेकन। जो आपने बताया कि क्या वजह हो सकती है और ये क्यों इतना एक ब्रीदर के तौर पर हम इसको क्यों देख रहे हैं। हमारे साथ रूंगटेक सिक्योरिटी से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा भी है। हर्षवर्धन, एक सरप्राइज ब्रेक रेपो रेट में एक रियायत लेकर आया है होम लोन ग्राहकों के लिए, क्योंकि मई 2022 से जो हमने 2.5% की बढ़ोतरी देखी है रेपो रेट में, उससे होम लोन की जो दरें थी एक साल पहले तक एग्जैक्टली जो एक व्यक्ति 7% तक का मानिए होम लोन देते थे, उनकी बढ़कर अब 9 या 9% से भी ऊपर हो गई है। जो ये जो मेजोरिटी ऑफ जो बड़े प्लेयर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, 9% तक या उससे ऊपर ही इस वक्त हम देख पा रहे हैं इनकी ब्याज दरें। तो एक जो ये ब्रीदर के तौर पर हमने एक पॉज देखा है रेपो रेट में, उसका फायदा ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्राहक, लेकिन शायद एक और झटका भी आने की तैयारी में, जैसा कि संकेत हमें मिला इस बार की पॉलिसी से। वेल, देखिए स्वाति, आपको समझना होगा कि जो आरबीआई कर रही है वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए और पूरी इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कर रही है। सो हम ये मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट पीक आउट हो गए हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि हम टॉप तक नहीं पहुंचे, हो सकता है कि एक और रेट हाइक हो सकता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट पीक पे आया हुआ दिख रहा है आज की तारीख में। हालांकि वी डोंट नो कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन एक संकेत ये लगते हैं कि भाई ये ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ इट। तो आपकी जो प्लानिंग एलिमेंट्स हैं, तो अभी एक है क्या कि आपके जो आउटफ्लोज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन ईएमआई, तो आपने सही कहा कि जहां पे एक साल पहले तक आपको लोन 6.5-7% पे मिल रहे थे, वो अभी 9-9.5% हो गया है। तो आपकी जो आउटफ्लो था वो बढ़ गया, आपका कॉस्ट बढ़ गया। तो एक वो तरफ हो गया कि आपका आउटफ्लो अभी ऐसे लग रहा है कि मोर और लेस आपका पीक पे है। दूसरी तरफ ये है कि जो एडवांटेज आप लेने की इस रेट का जो सिचुएशन है उसमें अगर आप एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनको एक हाई इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो आज की तारीख में मिल रहा है, जहां पे वो पैसे हाई इंटरेस्ट रेट पे लगा सकते हैं। तो क्या उन्हें और वेट करना चाहिए देखते हुए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं,
वेल आई डोंट थिंक दोनों साइड में आपको कोई भी कॉल इंटरेस्ट रेट लेना चाहिए आज की तारीख में कि बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि आपकी ईएमआई क्या और भी बढ़ सकती है, तो क्या आपके आउटफ्लोज को आप वैसे प्लान करें, या आप डिपॉजिट कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिपॉजिट अभी नहीं करूं, थोड़ा वेट करूं कि एक और रेट हाइक होगा। तो आई डोंट थिंक इतना कोई मीनिंगफुल रेट हाइक होगा, और अगर होगा भी तो आई थिंक यू हैव टू जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड रादर देन प्लान फॉर इट। दैट इज व्हाट माय सबमिशन है। एग्जैक्टली यही पॉइंट फिरोज समझना जरूरी है कि एज अ होम लोन बोरोवर एक ग्राहक को अभी इस पॉज को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। जो एक ब्रीदर मिला है इसको क्या किस तरीके से मैनेज करें, या फिर अभी स्टेटस कोई रहे वो बेटर है, क्योंकि अभी हो सकता है कि आगे एक छोटा रेट हाइक और हो। स्वाति जी देखिए, आप अगर होम लोन ले चुके होते हैं फिर हम कठपुतली बन जाते हैं। रेट हाइक हो रेट हाइक ना हो, हमें गो विद द फ्लो ही हो सकता है, क्योंकि और या फिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी बैंकों से। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अच्छी बात है इंडिया में ये जो होम लोन की ब्याज दरें बदल रही हैं और ऊपर की तरफ ही ऑफ कोर्स बदल रही हैं ग्लोबली, उसमें इंडिया में इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता है। उसमें अगर आपने अपनी होम लोन की अवधि 2-4 साल से बढ़ा दी तो हो जाता है काम। समझिए कि यूएस में अगर 2% का ब्याज लेके किसी ने होम लोन लिया हो और आज उसको 5% देना हो, तो उसका 20 साल का लोन 45 साल पर चला जाता है। 20 और 25 साल जोड़ने पड़ते हैं। इंडिया में क्योंकि 7 पे लोन लिया लेट्स अज्यूम और आज 9 पे है, तो सिर्फ 2% बढ़ी है ऑन अ बेस ऑफ 7%। सो द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन चेंज इन होम लोन रेट्स इज स्टिल मिटिगेटेबल बाय इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ द लोन। तो आप मेरे हिसाब से लोन पीक हो जाएंगी, हो चुकी हैं इफ नॉट ऑलरेडी। जैसे रुंगटा साहब ने भी कहा कि इट्स ऑलरेडी पीक्ड आउट, सो देयर इज नथिंग मच टू वरी। और इंडिया की जो 10 ईयर की होम लोन रेट्स होंगी मेरे हिसाब से आज की जो करंट होम लोन रेट्स हैं उससे 50 पैसा 1% कम ही होंगी। और 10 साल की एवरेज 15 साल की एवरेज ही आपको देखनी है, क्योंकि आप लोन 20 साल का लेते हैं होम लोन में, जनरली 15 साल तक का होम लोन लेते हैं। एवरेज रेट्स आपकी 9.5 पे नहीं रहेंगी। 8.5 is a fair average EMI rate, interest rates on your EMI is a great expectation. ओके तो ये तो बात हुई बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही जो आरबीआई पॉलिसी अनाउंस हुई, और उसमें फिलहाल हमें एक ब्रेक देखने को मिला है होम लोन की दरों में, बेसिकली रेपो रेट में, जो कि इस बार नहीं बढ़ाई गई हैं। अब एक और जो बदलाव जिसके मुताबिक आपको प्लानिंग करनी चाहिए नए फाइनेंशियल ईयर से अपने पैसों की, वो है स्मॉल सेविंग स्कीम में जो हमने कुछ स्कीम्स में बढ़ोतरी होती देखी है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक अच्छा हमने बढ़ावा देखा है। सुकन्या समृद्धि योजना एक अट्रैक्टिव स्कीम लग रही है। टीपीएफ जिसको लोग हमेशा से चाह रहे थे कि इसकी दरें बढ़ें, वो 10 की 10 रखी गई। किसान विकास पत्र की दरें बढ़ी, फिर एनएससी की दरें बढ़ी हैं। टाइम डिपॉजिट चाहे 5, 3, 2, 1 साल का हो, उसमें भी कुछ बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई है। रेकरिंग डिपॉजिट मंथली इनकम स्कीम्स में भी बढ़ोतरी हुई है इस क्वार्टर में, जो अप्रैल से शुरुआत हुई है जिसकी। तो ऑल इन ऑल स्मॉल सेविंग स्कीम में की दरों में बढ़ोतरी होना, हर्षवर्धन, अभी फिलहाल किसी के जो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है उसको आपको लगता है एक अच्छा बूस्ट देगा? कैसे प्लान करना चाहिए किसी को, अगर जिसने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जिसे इन्वेस्ट करना है, या जो अपनी बिटिया के लिए निवेश करना चाहते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम में किसी सुकन्या समृद्धि स्कीम के जरिए? स्वाति, एक्चुअली बहुत ही अच्छा ये काम हुआ है कि आपकी ब्याज दरें जो डिपॉजिट्स पे आपको मिलती थी वो अभी इतनी अच्छी तरह बढ़ाई गई है। पर्टिकुलरली मैं कहूंगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें दो चीज का फायदा हुआ है। एक कि ब्याज दरें ऑफकोर्स 8.2% पे आ गया है। दूसरा, अभी वो जो लिमिट थी जिसमें कोई भी एक सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपया जमा कर सकता था, वो बढ़ के 30 लाख हो गई है। तो एक कपल 60 लाख रुपीज एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे उन्हें 8.2% सालाना ब्याज दर है, और वो क्वार्टरली आपको पेमेंट आने वाला है, वो भी 5 साल के लिए। तो आई थिंक इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि एक ऑफकोर्स इज मोस्ट सिक्योर,
आपको कोई भी क्रेडिट रिस्क इसमें नहीं है, जैसा कुछ भी डिफॉल्ट रिस्क आपको नहीं है कि पैसे आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं आएंगे। 8.2% बहुत ही अच्छा रेट है, जो आपको कोई भी अगर हाईली रेटेड कॉर्पोरेट डिपॉजिट की बात करें तो भी आपको 8.2% तक नहीं जाएगा। सो आई थिंक सबसे ज्यादा फायदा अगर किसको है तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का है, और उसमें 15 लाख की जगह अभी 30 लाख हो गई है। अगर आपने पहले 15 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके पास और 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का भी एक विंडो खुल गया है, जो उसका फायदा आपको जरूर लेना चाहिए। सुकन्या समृद्धि ब्याज दरें 8% हो गई है। ऑल इन ऑल, एक एक स्कीम के बारे में नहीं बात करूंगा, ऑल इन ऑल मैं ये कहूंगा कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स बहुत ही सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है। मंथली इनकम जो स्कीम है उसमें भी आपको हर महीने ब्याज आते हैं। तो हर तरह की उसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। कोई अगर फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर है, जिन्हें म्यूचुअल फंड की तरह क्या उन्हें आगे जाके मिलेगा, अगर वो ऐसा अनुमान के ऐसा एक प्रोबेबिलिटी पे नहीं रहना चाहते, तो फिक्स डिपॉजिट एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, और उसमें स्मॉल सेविंग आज की तारीख में सबसे बेहतरीन विकल्प है। यस, एब्सोल्युटली। ये एक अट्रैक्टिव बढ़ोतरी हमने देखी है स्मॉल सेविंग स्कीम में, फिरोज। पर फिर भी क्या निवेश करें, या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम से भी बेहतर विकल्प हैं जिसके जरिए आप उसी लक्ष्य के लिए बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं, और वो क्या हो सकता है? आई थिंक स्मॉल सेविंग स्कीम्स काफी अट्रैक्टिव हैं, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऑफ कोर्स डेट की जो टैक्सेशन की जो चेंज हुई है इस बजट की, 1 अप्रैल से जो टैक्सेशन हुई है चेंज, जिसमें मार्जिनल टैक्स रेट के आधार पे ही काफी सारे डेट फंड्स को टैक्स लगाया जाएगा इन स्पाइट ऑफ अ 3 ईयर 5 ईयर होल्डिंग पीरियड। उसकी वजह से डेट फंड्स की लुक्रेटिवनेस काफी कम हुई है, तो स्मॉल सेविंग स्कीम की जाहिर सी बात है और अट्रैक्टिव हुई है। बैंक एफडीज के रेट्स 8.5% पे भी हैं, नेगोशिएटेड रेट्स 8.5% पे काफी सारे कमर्शियल बैंक में है। रिटेल निवेशक को इतनी चिंता करनी नहीं पड़ती क्योंकि उनके 5 लाख का डिपॉजिट इंश्योरेंस भी होता है। सो आई थिंक स्मॉल सेविंग स्कीम्स इज व्हाट आई वुड वोट फॉर। उसमें आई थिंक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सबसे बेहतर है। 7.6 की जो पुरानी रेट थी उसको अब 8% करार दिया गया है। 8% इज ग्रेट। विद गवर्नमेंट का जो ठप्पा लगता है सेफ्टी का, उसके साथ अगर 8% सीनियर सिटीजन को मिलता है, उससे बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि वो बैंकों से भी सेफ है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। बिफोर आई टेक अ ब्रेक, मैं इसी बात से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। पीपीएफ, क्यों आपको लगता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक वाइडली पॉपुलर एक सेविंग स्कीम रही है, और जो कि अभी भी लोग चाहते हैं कि उसमें टैक्स बचत के लिए और अच्छे रिटर्न के लिए लंबे टाइम के लिए निवेश करे, उसको सरकार ने नहीं छुआ? देखिए, आई थिंक पीपीएफ की जो रेट्स हैं वो ज्यादातर 10 ईयर जीसेक से ज्यादा ही हैं, एवरेज 10 ईयर जीसेक से, तो उसको बदलाया नहीं बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर स्कीम। और उसमें क्या होता है कि पीपीएफ में जैसे आपको सेक्शन 80C का भी बेनिफिट मिलता है, ऑफ कोर्स पीपीएफ को रिवाइज करना चाहिए, बट फिर भी उसकी अट्रैक्टिवनेस आज भी है। देखिए, आपकी टैक्स रिजीम में जाने का तभी मतलब बनता है कि अगर किसी की पगार 15 लाख रुपए से ज्यादा हो, अगर उनकी एग्जेम्पशंस जो है 3.75 लाख से ज्यादा की अगर वो एग्जेम्पशन ले रहे हैं, तो उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में रहने के लिए पीपीएफ काफी काम आता है, एटीसी की जो बेनिफिट्स हैं। सो आई थिंक उसको बदलाना चाहिए था, नहीं बदलाया। पीपीएफ इज करंटली एट 7.1 एंड हैज ऑलवेज बीन एट 7.1 फॉर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, मार्जिनली लेस देन 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आज 7.2 पे है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट आई थिंक आई होप दे रिवाइज इट द नेक्स्ट क्वार्टर। अब इस नए फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी और डेट में आपको कहां पर मौके तलाशने चाहिए मुनाफा कमाने के, इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। इक्विटी में क्या स्ट्रैटेजी और कहां पर निवेश सही, हर्षवर्धन? स्वाति, अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको दो चीज बहुत जरूरी है, वो है एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। ये दो रूल्स आपको बहुत अच्छी तरह फॉलो करने होंगे, तब आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होंगे। तो पहला है कि आपका जो टोटल इन्वेस्टेबल कॉर्पस है उसमें से आपको डिसाइड करना है कि आप कितना इक्विटी में डालेंगे, कितना डेट में। अगर मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि एक एक्स परसेंटेज आपका इक्विटी में जा रहा है, अब उसके बाद आपको डाइवर्सिफिकेशन पे भी ध्यान रखना है। वो कैसा है कि आप कितनी वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, बेस्ड ऑन योर टाइम होराइजन, बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, बेस्ड ऑन किस तरह के गोल्स हैं आपके। तो उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरीज डिसाइड करेंगे विद इन इक्विटी की, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस में जाना है आपको। सो ट्रेडिशनली हम देखेंगे तो लार्ज कैप इज लेस वॉलेटाइल देन मिड कैप,
मिड कैप इज लेस वॉलेटाइल देन स्मॉल कैप। सो ये जो ऑर्डर है, इस बेसिस पे आप अपना एसेट एलोकेशन करेंगे। ये देखते हुए सॉरी, आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे कि आप किस तरह से एलोकेशन कर रहे हैं, कि लार्ज कैप में कितना जाएगा, मिड कैप में कितना। और एक कोई नया इन्वेस्टर है तो वो डेफिनेटली लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेट करेंगे, मिड कैप में कम करेंगे, और आइडियली जो क्योंकि नया इन्वेस्टर है, स्मॉल कैप अवॉइड करना चाहिए। आप एक इस मार्केट कंडीशन के बेसिस देख रहे हैं या कोई भी अदरवाइज देख रहे हैं, आप अपना एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में आप एक कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो का एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। अब कोर पोर्टफोलियो क्या है, जिसमें आपका मान लीजिए 60 to 70% या 50 to 70% जो भी रेशियो आप डिसाइड करते हैं, उतना आपका कोर सेक्शन में जाएगा। कोर मतलब लार्ज कैप हो गया, वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स हो गए, सैटेलाइट आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, सेक्टर फंड, सब उस कैटेगरी में आ जाता है। तो आप इस तरह से अपना डिवाइड करेंगे फर्दर कि मुझे कोर कितना रखना है और सैटेलाइट पोर्टफोलियो कितना रखना है। तो इस तरह से जब आप अपना पोर्टफोलियो बना के शुरू करेंगे, तो आपका एक डिसिप्लिन बनेगा। एसेट एलोकेशन आपने फॉलो किया है, आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, और फिर आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अब मार्केट वोलेटिलिटी को और आपको अगर ध्यान में रखना है, तो एक नया इन्वेस्टर अगर है, मान लीजिए वो मार्केट वोलेटिलिटी इतनी अच्छी तरह नहीं समझते हैं, तो आपके पास एसआईपी का एक जरिया है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एसटीपी कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर लमसम पैसे हैं, तो आप एक साथ मार्केट में नहीं लगा के आप अपनी कैटेगरीज डिसाइड कर लें, एलोकेशन डिसाइड कर लें, और फिर उसमें एसटीपी के जरिए या एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें। सो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी आप अगर एक साइंटिफिकली बनाएंगे, तो आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर कोई भी हैपहैजर्डली आप शुरू करेंगे कि भाई आज इससे सुन लिया ये स्कीम अच्छी है, तो कितना एलोकेशन जा रहा है, आपका क्या टाइम होराइजन है, आपने अपने दोस्त की स्कीम देख के इन्वेस्ट कर ली, या सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से नहीं बन पाएगा। एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और इक्विटी की कौन सी कैटेगरीज फिरोज आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर अच्छी रह सकती हैं, जहां पर निवेशकों को निवेश करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? यस स्वाति जी, पहला तो बिफोर वी गेट टू कैटेगरीज, हमारा ये मानना है कि एक्टिव फंड्स एक पैसिव फंड से बेटर स्ट्रेटेजी होगी। जाहिर सी बात है, पैसिव फंड्स में काफी कॉस्ट बचाने के चक्कर में काफी लोग ने बहुत सारा एयूएम अपना एसेट्स को उसमें स्क्यू किया है। बट हमारा ये मानना है कि लास्ट 22 साल में अगर कोई पूरी एक्टिव स्कीम्स जो भी अवेलेबल थी उसको खरीदता हर साल, तो 6.7% की अल्फा बनती पर एनम। और लास्ट ईयर ऑफ कोर्स थोड़ी नेगेटिव अल्फा बनी है। ओवरऑल एक्टिव फंड्स 380 एक्टिव फंड्स हैं, उसमें -2.7% की अल्फा बनी है निफ्टी के मुकाबले, अगर मैं सिर्फ निफ्टी से तुलना करूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। बट 2021 में 14% की अल्फा दी है 380 स्कीम्स ने। अगर सब स्कीम भी खरीदते तो 14% निफ्टी को बीट कर पाता कोई 2021 में, और 3.85% बीट कर पाता 2020 में। बट काफी लोग अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि पैसिव में जाना है, पैसिव में चले जाते हैं, और इंडेक्स फंड में जाके अल्फा का जो फायदा है वो भरपान उनको नहीं मिलता है। लास्ट ईयर हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो था, 11 स्कीम थी, उसने एनएससी 500 को 2.63 से बीट किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉस्ट बचाने के लिए नहीं जाते, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए जाते हैं। एंड नाउ कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति जी, कौन सी कैटेगरीज हैं? लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, मल्टी, स्मॉल, कॉन्ट्रा, वैल्यू, डिविडेंड यील्ड एंड थीमेटिक। फॉर द लैक ऑफ टाइम आई हैव बीन अ लिटिल फास्ट, बट ये कैटेगरीज जो है, इसमें अल्फा जनरेशन की पोटेंशियल ज्यादा है। सेक्टर नहीं करना चाहिए। थीमेटिक, सिर्फ डिविडेंड यील्ड एक थीमेटिक है जो कर सकते हैं आप मेरे हिसाब से। तो ये कैटेगरीज पे फोकस करें। सबसे बेहतरीन कैटेगरी वो रही है लार्ज एंड मिड कैप की, बहुत अच्छी रही है। मल्टी कैप जो नई कैटेगरी है उसमें 7.4% का अल्फा आया है। 42% स्कीम्स जो मल्टी कैप में है उन्होंने अल्फा जनरेट किया, और जितना अल्फा जनरेट किया 7.4% का पर एनम अल्फा जनरेट किया निफ्टी पे। दैट्स मल्टी कैप हैज बीन वन ऑफ द नॉर्थ पोल्स ऑफ अल्फा जनरेशन। बिल्कुल। और डेट कैटेगरी में बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही ऐसा बदलाव आया कि लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल या इन्वेस्टमेंट कैसे करें डेट में, स्पेशली क्या स्ट्रैटेजी रखें, उसके बारे में कई बार अब सोचना पड़ रहा होगा। पर क्या वाकई बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है हर्षवर्धन, जब से डेट टैक्सेशन में बदलाव हुआ है? जी हाँ स्वाति, डेट टैक्सेशन में काफी बड़ा बदलाव हुआ है, और वो बदलाव ये है कि अगर आपकी स्कीम में इक्विटी में 35%, इक्विटी एलोकेशन 35% से कम है, तो उसमें आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। तो आपकी जो भी गेन्स होगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मानी जाएगी, इवन इफ योर होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 3 years।
उसमें ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है ऑफ कोर्स कि 31 मार्च 2023 तक जो इन्वेस्टमेंट था उसमें पुराने टैक्स रूल्स लागू होंगे। सो अभी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है प्योर डेट स्कीम्स में, तो उनकी जो गेन्स है, जो भी होल्डिंग पीरियड हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उनकी गेन्स जो है वो आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से लगने वाली है। सो ये एब्सोल्युटली कंपेरेबल हो गया एक फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट के साथ। अब आपको नॉन टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एडवांटेजेस चेक करने, तो टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू सिमिलर हो गए हैं। नॉन टैक्सेबिलिटी एडवांटेज अगर देखते हैं तो 2-3 फायदे अभी भी डेट फंड्स में है, तो अगर आप वो समझें और आपके अगर वो एप्लीकेबल होता है तो शायद आप उसमें फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। पहली बात ऑफकोर्स ये है कि जो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बनाएंगे, बिकॉज ऑल द गेन्स जो भी आपका डेट फंड में होने वाला है वो अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होने वाला है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपके पास कोई लॉस है तो आप उसके सामने गेन को सेट ऑफ करते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो आपको इंटरेस्ट इनकम अगर फिक्स डिपॉजिट पे आती है तो वो सेटिंग ऑफ का बेनिफिट आपको है नहीं। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में आप पार्शियली या फुल्ली लिक्विडेट करना चाहते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम, ये बहुत इजीली कर सकते हैं। अनलाइक अ फिक्स डिपॉजिट जहां पे आपने 1 साल 2 साल या 5 साल ऐसा बोल रखा है और बीच में आप पार्ट निकालना चाहते हैं, फुल निकालना चाहते हैं, तो आपको पेनल्टी लगती है। तो ये चीज बहुत फायदेमंद है कि ओके। आप तो अभी भी बेनिफिट्स हैं, हम देख पा रहे हैं डेट फंड के। समय बहुत कम है इसलिए बहुत ही कम टाइम में वेरी क्विकली फिरोज, डेट में बेस्ट निवेश के ऑप्शंस आपकी नजर में कौन से हैं अभी? स्वाति जी, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स 2029, 2030, भारत बॉन्ड फंड आप 2030 एक्सपायरी का खरीद सकते हैं। 2029 का निपॉन का टारगेट मैच्योरिटी फंड है जो गिल्ट में ही इन्वेस्ट करता है। ये दो स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा अवधि की डेट टारगेट मैच्योरिटी फंड नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा रिटर्न बहुत कम मिल रही है, फ्लैट यील्ड कर्व है। दीज आर द टू सजेशंस, भारत बॉन्ड ETF ऑफ 2030 एंड द निपॉन गिल्ट फंड। बिल्कुल। तो नए फाइनेंशियल ईयर में निवेश की नई स्ट्रैटेजी कौन सी कैटेगरीज में आप कर सकते हैं बेस्ट निवेश, इस पर हमने की खास चर्चा। हमारे साथ फिरोज और हर्षवर्धन शामिल होने के लिए शो में धन्यवाद। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।